गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम CA जो इंटरमीडिएट कोर्स है उसका पेपर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। पेपर नंबर 3 जो है आपका टैक्सेशन पे है। इसमें जो आपको टैक्स में 2 टैक्स पढ़ने होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स है, सबसे पहले आपका इनकम टैक्स है और वो 50 मार्क्स का है। बाकी रिमेनिंग 50 मार्क्स का आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। तो आज से हम पहले टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे। सेक्शन इनकम टैक्स पे है और ये 50 मार्क्स का है। हम मॉड्यूल से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ICAI के, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएँ उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई से भी ऑथर की रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ICAI के मॉड्यूल को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि जो पेपर है वो इसी पर बेस्ड होगा और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो इसी में से आएंगे। तो पहले आप ऐसा कर सकते हैं, कोई रेफरेंस बुक ले सकते हैं, पहले आप ICAI से रीड कर लें और जो क्वेश्चन है वो किसी भी रेफरेंस बुक से सॉल्व कर लें। वैसे हम भी एक रेफरेंस बुक यूज़ करेंगे आगे, और जो क्वेश्चन हैं प्रैक्टिकल जो पास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, पास्ट 10 to 20 ईयर्स में आए हुए हैं, वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, पर बेस हम ICAI के मॉड्यूल को ही मानेंगे। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स में जो 50 मार्क्स का है आपका, सबसे पहला जो चैप्टर है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट, टैक्स कितने तरीका होता है, टैक्स को इम्प्लीमेंट इंडिया में किस तरह से किया गया, लॉ बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर से गुजरना होता है, रूल्स क्या होते हैं, प्रोविजंस क्या होते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, वो सब आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स। अगर कोई आपसे पूछता है टैक्स क्या होता है, तो टैक्स अगर जनरल लैंग्वेज में पहले अपन समझ लेते हैं, फिर अपन रीड कर लेंगे। यहाँ पर पहले हम टैक्स की बात कर रहे हैं। टैक्स एक तरह से कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है। ये इनकम पे भी लगाया जाता है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे भी लगाया जाता है। पर अगर कोई मुझसे पूछे कि टैक्स क्या है, तो अब मैं बोलूँगा कंपलसरी तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे कह रही कि भाई इतने रुपए का टैक्स आपको देना होगा, प्लस ये मोरल भी है। कंपलसरी कम मोरल आप बोल सकते हैं इसको। मोरल मतलब कई लोगों की इनकम ज़्यादा है फिर भी वो टैक्स की चोरी करते हैं, यानी वो अपनी मोरल ऑब्लिगेशन को इग्नोर करते हैं। टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट? ताकि जो आप कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट आप इनकम को गवर्नमेंट को दीजिए। गवर्नमेंट उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, गवर्नमेंट स्कूल खोलती है, उस पैसे से रोड्स बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, कंट्री का इकोनॉमी को एक ये कह सकते हैं गति मिलती है, एक प्रोग्रेस मिलती है, अगर आप टैक्स पे करते हैं टाइम पे और सही अमाउंट में टैक्स पे देते हैं गवर्नमेंट को। पर कई लोग इनकम बहुत होती है उनकी, पर वो टैक्स का पेमेंट नहीं करते हैं, यानी अपनी मोरल ऑब्लिगेशन को भूल जाते हैं। इस कंट्री ने आपको बहुत कुछ दिया है, दे रही है और आगे भी देगी। हर कोई सोल्जर नहीं बन सकता, हर कोई आर्मी में शामिल होकर बॉर्डर पर तैनात नहीं हो सकता। तो आपकी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो अर्न कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को एज ए टैक्स के तौर पे दीजिए। अगर गवर्नमेंट आपसे चार्ज कर रही है और आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको देना चाहिए। इसलिए आप अपनी मोरल ऑब्लिगेशन को भी ध्यान में रखें। तो टैक्स का एक कंपलसरी कम मोरल ड्यूटी है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके कंट्री में। ये तो टैक्स का मीनिंग हो गया। टैक्स चार्ज करने के लिए तरह तरह के कानून बनाती है गवर्नमेंट, अलग अलग एक्ट बनते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि अगर भारत सरकार को कोई टैक्स लेना है या स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स लेना है पब्लिक से, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक एक्ट या कानून आपको लाना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पहले कानून बनाया जाता है और फिर पब्लिक से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अब टैक्स भी 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनमें क्या फ़र्क है सर? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिक डिफरेंस यही है। पहले अपन डायरेक्ट टैक्स को समझ लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में पेयर यानी जो पे कर रहा है और बियरर जो उस टैक्स को बियर कर रहा है वो सेम पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स पढ़ रहे जो इनकम पे लगता है, तो इनकम टैक्स जैसे आपकी जॉब लग गई, आप इनकम अर्न करने लग गए। सपोज 10 लाख की इनकम आपने अर्न करी और सपोज करते हैं टैक्स के लिए 10% है, तो 10 लाख का 10% आएगा 1 लाख रुपीज़। तो आपको 1 लाख रुपीज़ पे करने होंगे गवर्नमेंट को 10% के हिसाब से। 10 लाख पर 10% के हिसाब से 1 लाख।
आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं। तो पे भी आप करेंगे और बियर भी आप ही करेंगे। बियर मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरे फादर से ले लीजिए, मेरा ब्रदर बहुत रिच है उससे ले लीजिए, या मेरी वाइफ से ले लीजिए, नहीं, पे आपको ही करना होगा और बियर भी आपको ही करना होगा। यानी आप अपना बर्डन जो है टैक्स का किसी पर शिफ्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे ले लीजिए मेरे बिहाफ पर, ऐसा नहीं होगा। यानी डायरेक्ट टैक्स में पेयर और बियरर सेम पर्सन होता है, जिस पर्सन की लायबिलिटी बन रही है वही पे करता है और वही बियर भी करता है। तो ये तो डायरेक्ट टैक्स हुआ। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जो इनकम पे चार्ज होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, पेयर और बियरर ये डिफरेंट पर्सन होते हैं। यानी पे कोई और कर रहा है पर उसका बर्डन वो किसी और पे शिफ्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है बिल में, जिसे शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं। तो सपोज आपने मैं शॉपकीपर हूँ, आप मेरी शॉप पर आए, आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, इस पे 10% जीएसटी की रेट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की रेट है 10%, तो 1,000 आया। बिल टोटल मैंने बनाया 11,000 का, आपने मुझे 11,000 पे कर दी, मैंने आपको बिल दिया, ये गुड्स की वैल्यू है, ये टैक्स की वैल्यू है, और 11,000 का बिल बनाकर मैंने आपको पे दे दिया। तो ये जो 1,000 रुपीज़ मैंने आपसे कलेक्ट किए, बिजनेसमैन मैं हूँ, मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, पर मैंने अपना टैक्स आपसे लिया, यानी कस्टमर से कलेक्ट किया और फिर गवर्नमेंट को दिया। तो यहाँ पेयर अलग है और बियर अलग है। पेयर कौन है? मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर बियर कौन कर रहा है यहाँ पर? कस्टमर। पे आप, यानी आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ और फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ, और ये लीगल है, इलीगल नहीं है। गवर्नमेंट ने कह रखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस आप पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स आप पब्लिक से कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट टैक्स का आप पब्लिक से कलेक्ट करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये इलीगल है और टैक्स वाले फिर आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आप पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है इसमें पेयर और बियरर सेम पर्सन होता है, इसमें टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, यानी जो पे कर रहा है वो ही उसे बियर भी करेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, पेयर बियर डिफरेंट पर्सन होंगे, यानी पे कोई और करेगा, यानी बिजनेसमैन पे करेगा, और बियर कौन करेगा? कस्टमर बियर करेगा। तो ये आपको दो तरह के टैक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम मॉड्यूल से रीड कर लेते हैं ताकि आप में का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स? टैक्स का क्या मतलब होता है? लेट अस बिगिन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टैक्स। आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 28, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं सेक्शन की जगह, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 28 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म टैक्सेशन एज फॉलो। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भी टैक्स की डेफिनेशन दी गई है, वो आप पढ़ रहे हैं। टैक्सेशन इंक्लूड द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोज। इम्पोज का मतलब भी टैक्स ही होता है, कोई चार्ज लगाना, कोई टैक्स लेना। टैक्सेशन में इंक्लूड होगा किसी भी तरह का टैक्स इम्पोज करना, लगाना, वेदर जनरल, वो जनरल भी हो सकता है, लोकल यानी कोई लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट भी लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और कोई स्पेशल टैक्स भी हो सकता है। स्पेशल टैक्स मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को देना होगा, सब लोग नहीं देंगे, वो स्पेशल टैक्स हो जाएगा। एंड टैक्स शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली, और इसे इसी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। यानी टैक्स में किसी भी तरह का टैक्स हो सकता है, वो जनरल भी हो सकता है, वो लोकल भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है, और टैक्स को इसी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा, यानी टैक्स एक कंपलसरी ड्यूटी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। टैक्सेस आर कंसिडर्ड टू बी द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी। आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, आप एक कॉलोनी में रहते हैं, आप एक शहर में रहते हैं, गांव में, तालुका में या पंचायत रहते हैं, तो वहाँ बहुत सी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट आपको। रोड्स प्रॉपर होनी चाहिए, रोड लाइट लगी होती हैं, और भी साफ़ सफाई गवर्नमेंट अरेंज करती है, बहुत सी फैसिलिटी देती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो उसके लिए एक पेमेंट आप गवर्नमेंट को कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर सके। टैक्सेस आर लेविड मतलब चार्ज करना। टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट लगाती है टू मीट मतलब फुलफिल करना, पूरा करना द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। समाज की भलाई के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलेगी, गवर्नमेंट स्कूल खोलेगी, रोड्स बनाएगी, रोड लाइट लगाएगी, तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, वो पैसा आपसे टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट रिकवर करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अब इसे रीड कर लेते हैं, वैसे आप समझ चुके हैं। इफ टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की इनकम पे लगता है या वेल्थ संपत्ति पे लगता है, असेट पे लगता है,
then it is a direct tax. The person who pay the tax to the government cannot recover it from somebody else. आप किसी और से नहीं ले सकते. अगर डायरेक्ट टैक्स का पैसा आपको ही बियर करना होगा, यानी पे भी आपको करना होगा, बियर भी आपको करना होगा. दैट इज द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, फॉर एग्जाम्पल ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स है. इनकम टैक्स आपकी जॉब लग गई, इनकम आप अर्न कर रहे हैं तो आप ही को गवर्नमेंट को टैक्स देना है. आप ये नहीं कह सकते आपकी मदर से या फादर से ले लीजिए या पब्लिक से ले लीजिए, आप ही अपनी इनकम पे टैक्स पे करेंगे. अब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं. अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स. इफ टैक्स इज लेवीड, चार्ज होता है. लेवीड चार्ज करना लॉ की लैंग्वेज है, नॉर्मल लैंग्वेज में आप चार्ज बोल सकते हैं. इफ टैक्स इज चार्ज ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस देन इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है. अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगवाना, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का सामान इंडिया से बाहर किसी पर्सन को बेचना. इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स लेती है जिसे आप कस्टम ड्यूटी बोलते हैं. ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है. आप इसका बर्डन कस्टमर पे डाल सकते हैं, यानी आप कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं. ये भी आप फाइनल में पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी. In the case of indirect taxes, the person paying the tax passes मतलब शिफ्ट करना on the incidence. Incidence होता है burden. Incidence का मतलब होता है टैक्स का burden to another person. यानी indirect tax में टैक्स का जो burden है, incidence है, वो किसी और person पे जाता है. और person मतलब कस्टमर पे जाता है. पे कौन करता है indirect tax? बिजनेसमैन. और बियर कौन करता है? कस्टमर. आप कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो आई होप आपको इन दो टैक्सेस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. ये दे भी रखा है ना टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स पे लगता है. टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम. अगर आपने कोई फॉरेन इनकम है आपकी जो अनडिस्क्लोज या पता चलती है कि टैक्स वालों को आप फॉरेन में भी इनकम कमा रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स आपको देना होता है. कैसे देना होता है, क्यों देना होता है, ये सब आपके माइंड में आ रहा होगा. ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम कि फॉरेन इनकम की कौन कौन सी फॉरेन इनकम पे कौन कौन % टैक्स देता है. इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आता है, जीएसटी, जो गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है. और कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है. इंपोर्ट मतलब इंडिया के बाहर से कोई सामान इंडिया में मंगवाना. एक्सपोर्ट मतलब इंडिया का सामान इंडिया से बाहर किसी पर्सन को भेजना. तो ये कस्टम ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है. अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वाई आर टैक्सेस लिवाइड. टैक्सेस लेविड क्यों होता है, चार्ज क्यों किया जाता है. पढ़ ही चुके, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होता है. आरबीआई के पास ये मशीन थोड़ी कि वो पैसा छापता ही रहेगा. गवर्नमेंट को एक टैक्स लगा के पब्लिक से एक अमाउंट रिकवर करना होता है, जिससे वो टैक्स बोलती है, ताकि वो वेलफेयर एक्टिविटी कर सके, देश के इकोनॉमी को बूम पे ले जा सके, उसको बूस्ट कर सके. The reason for levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue. Basic source of revenue है गवर्नमेंट का to the government. Revenue so raised is utilized for meeting. Meeting मतलब fulfill करना. For meeting the expenses, fulfill the expenses. खर्चों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, और टैक्स आपके लिए तो एक तरह से एक्सपेंस है, पर वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है. Meeting the expenses of गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, रक्षा पे खर्च करने के लिए पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो टैक्स से रिकवर होता है. प्रोविजन ऑफ एजुकेशन. प्रोविजन मतलब सर्विस. अगर कोई एजुकेशन, शिक्षा की सर्विस देनी है, सुविधा देनी है, गवर्नमेंट सरकारी स्कूल खोलती है, फ्री में पढ़ाती है तो उसके लिए पैसा चाहिए. टीचर्स को तो सैलरी देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, तो पैसा तो चाहिए गवर्नमेंट को, टैक्स से रिकवर होगा. हेल्थ केयर पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लाइक रोड्स, डैम, बांध बनाती है, एटसेट्रा. पावर टू लेवी टैक्सेस. अब क्वेश्चन उठता है, गवर्नमेंट को अधिकार कौन देता है, गवर्नमेंट को कौन कहता है कि टैक्स लो. आप पढ़ चुके हैं इंडिया में गवर्नमेंट से ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान इंडिया में सर्वोच्च है. कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकती है कोई भी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार और स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो. तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, उसी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, और उसके बेस पे टैक्स लिया जाता है. बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अथॉरिटी के कोई कानून नहीं बना सकते आप, और बिना कानून बनाए आप पब्लिक से टैक्स नहीं ले सकते. तो इसलिए पावर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसी को आप पढ़ने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इन आर्टिकल 265 में ले डाउन बताता है दैट नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड. कोई टैक्स ना लेविड होगा, ना तो चार्ज होगा, ना कलेक्ट होगा,
एक्सेप्ट बाय ऑथोरिटी ऑफ लॉ, साफ साफ लिखा गया लॉ के अधिकार से ही आप कलेक्ट कर सकते हैं, यानी बिना कानून बनाए, बिना ऑथोरिटी के, कानून के, पब्लिक से किसी भी तरह का टैक्स चार्ज और कलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा माइंड में, सर ये लेवीट करना, चार्ज करना और कलेक्ट करना तो एक ही बात है? नहीं, इन दोनों में फ़र्क है जो बेसिक आप भी समझते हैं। जैसे सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है सबके घर पर, तो सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आज की डेट है 18 जनवरी 24, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो पर्सन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपके घर गिर गया बिल, आपको बिल उसने दे दिया और बिल का अमाउंट है 1000, ये अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। और जो पेमेंट डेट है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो 25 जनवरी 24 है। जनरली आगे की डेट होती है, कुछ दिन पहले ही आ जाता है घर पे बिल, पेमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट आपको टाइम देती है। तो जब बिल आपके हाथ में आ गया, जब वो पर्सन आपके घर दे गया, लेटर बॉक्स में डाल गया या आपको दे गया वो बिल, तो ये चार्ज तो हो गया ना, आप लायबल तो हो ही गए। इससे बोलते हैं लायबल होना, लेवी होना है, चार्ज होना। आपकी लायबिलिटी तो इंकर हो ही गई कि आपको 1000 रुपीज़ देने हैं। आप चाहे तो आज दे दीजिए, कल दे दीजिए, मैक्सिमम 25 तक दे सकते हो, उसके बाद फिर वो पेनल्टी या लेट चार्जेस लगाएंगे। तो यही फ़र्क है यहाँ पे। सपोज चार्ज तो आज हुआ पर आपने 22 को पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को पैसा कब कलेक्ट हुआ? 22 को। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चार्ज मतलब लायबल हो जाना, कलेक्ट मतलब जिस दिन पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट चार्ज और कलेक्ट तभी कर सकती है कोई टैक्स जब कानून उसे अधिकार दे, कोई लॉ उसने बनाया हो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग फॉर द लेवी ऑफ एनी टैक्स आर लॉ नीड टू बी फ्रेम बाय द गवर्नमेंट। किसी भी तरह का टैक्स अगर गवर्नमेंट को लेना है तो उसे कानून बनाने की आवश्यकता होगी, यानी बिना कानून बनाए गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, आपको मतलब गवर्नमेंट को अधिकार देता है टू लेवी की वो चार्ज कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है टैक्सेस, वेदर डायरेक्ट, वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। द पार्लियामेंट, अब क्वेश्चन उठता है जब दोनों ही सरकारी टैक्स लगाएंगी तो दोनों में क्लैशेस होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हमें दो इनकम टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हमें दो इनकम टैक्स। ऐसा नहीं होता। मेरा वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इंडिया में लॉ बनता है, कैसे पावर पार्टिंग है स्टेट और सेंट्रल के बीच में। वो वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि इंडिया में कानून कैसे बनता है, किसको पावर है कौन सा कानून बनाने की, वो सारा उसमें डिफाइन है। तो हमारे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि इन सब्जेक्ट टॉपिक्स पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, स्टेट को राइट नहीं है। क्योंकि लॉ मेकर पहले से ही जानते थे कि जब एक देश में दो गवर्नमेंट चलती हैं पैरेलल, दो गवर्नमेंट मतलब एक तो सेंट्रल लेवल पर एक स्टेट लेवल पे, तो दोनों में क्लैशेस होना आम बात है। हो सकता है कि आप मोदी सरकार से खुश नहीं हो क्योंकि आपके स्टेट में कोई दूसरी गवर्नमेंट है, या हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट भी हो पर वो अपनी ही मोदी सरकार की बातों से खुश ना हो, या सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उससे वो मैच नहीं करती हूँ, तो फिर दोनों गवर्नमेंट में क्लैशेस होगा। इस क्लैशेस को रोकने के लिए जो लॉ मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने पहले से ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है कि इन सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, इन सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, ताकि क्लैशेस ना हो पाए। तो आगे पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट यानी संसद यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। स्टेट लेजिस्लेचर जो राज्य विधानसभा होती है स्टेट की बात है। आर एम्पावर्ड, एम्पावर मतलब उन्हें अधिकार देना, किसी को अधिकार देना। आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ, कि वो कानून बना सकती हैं ऑन द मैटर्स एन्यूमरेटेड, उन मैटर्स पे, उन टॉपिक्स पे जो कि बताए गए हैं इन द 7th शेड्यूल बाय विर्चू। बाय विर्चू मतलब इस वजह से, बाय विर्चू मतलब इस वजह से ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 246 में पावर का डिवाइडेशन किया गया है। वहाँ उसमें ये बताया गया वो मैटर्स हैं, वो टॉपिक्स हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है और कुछ टॉपिक्स पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। अभी 7th शेड्यूल आपको दे रखा है यहाँ पर, 7th शेड्यूल टू आर्टिकल 246, इसे समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 246 है 7th शेड्यूल का, आर्टिकल 246, इसमें 3 लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में। जो 7th स्केड्यूल या शेड्यूल है इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं। एक है यूनियन लिस्ट, इस लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। एक है स्टेट लिस्ट, इसमें वो टॉपिक्स हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। और एक है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट या मिक्स लिस्ट,
लिस्ट, इस पर दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। यानी जो आर्टिकल 246 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो 7 शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट आप बोल सकते हैं, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं, जिन सब्जेक्ट्स के नाम हैं, जिन मैटर्स के नाम हैं, उन पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उन पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक है उनमें दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में आता है? इनकम टैक्स यूनियन लिस्ट में दे रखा है साफ साफ। यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट करना है, कोई चेंजेस करने, इनकम टैक्स की रेट बढ़ानी घटानी है, ये पूरी पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें दखल नहीं दे सकती। यानी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको कंसिडर करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर कि कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक्स हैं उन पे दोनों गवर्नमेंट पावर एक्ट बना सकती हैं, कानून बना सकती है। इसमें एक एजुकेशन है, सपोज एक टॉपिक है, इसमें एजुकेशन है भी, एजुकेशन एक टॉपिक है, शिक्षा, इस पर दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। सपोज सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया एजुकेशन पे कि भैया इस तरह से एजुकेशन होगी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया उसी टॉपिक पे एजुकेशन पे, दोनों को राइट है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो दोनों कोई सी भी गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। सर अब दोनों ही गवर्नमेंट ने कानून बना दिया तो किसकी चलेगी? सपोज ये राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट ने भी कानून बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कानून बना दिया एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही टॉपिक पर, तो किसका कानून चलेगा राजस्थान में? क्वेश्चन उठता है। तो इसमें एक प्रोविज़न है जो आपके यहाँ पे तो नहीं है बुक में, पर आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें एक प्रोविज़न है, इसमें डाला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पहले ही पता था कि ऐसा हो सकता है कि दोनों बना दे कानून, बाद में क्लैशेस होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। तो गवर्नमेंट इसमें क्या है कि अगर वो स्टेट जिसने सेम टॉपिक पे, कॉन्करेंट लिस्ट के टॉपिक पे, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना कानून बना चुकी है, अगर दोनों गवर्नमेंट कानून बनाते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास जा सकता है, राष्ट्रपति के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर हमारे स्टेट में हमारा ही कानून अप्लाई कर दीजिए। तो अगर राष्ट्रपति ये बात मान जाता है, जो नहीं राष्ट्रपति माने उसको जो है पावर दी गई है वो मना भी कर सकता है, पर अगर राष्ट्रपति एग्री करता है तो उस स्टेट में तो वही कानून चलेगा, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। तो अगर राजस्थान गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है प्रेसिडेंट से और प्रेसिडेंट एग्री करता है तो राजस्थान गवर्नमेंट में तो राजस्थान गवर्नमेंट का कानून चलेगा और बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चलेगा। अब इसे रीड कर लेते हैं। देखिए 7 शेड्यूल टू द आर्टिकल 246 कंटेन्स मतलब इंक्लूड्स 3 लिस्ट, इसमें 3 लिस्ट हैं, 3 सूचियां हैं, विच इन्यूमरेट जो बताती हैं द मैटर्स, वो टॉपिक और मैटर्स अंडर विच द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसपे पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्यों को, राज्य विधानसभा, हैव द ऑथोरिटी, उनके पास पावर है, टू मेक लॉ फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस, कि दोनों गवर्नमेंट टैक्स लेने के लिए कानून बना सकती हैं। लेवी मतलब चार्ज करना। तो फॉलोइंग आर द लिस्ट, आपको लिस्ट दे रखी है। सबसे पहले यूनियन लिस्ट, इसे आप सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं। पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर, इस लिस्ट में जो टॉपिक है उन पर एक्सक्लूसिव मतलब पूरी तरह से जो पावर है, टू मेक लॉ ऑन द मैटर कंटेन इन यूनियन लिस्ट, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, संसद और कोई नहीं बना सकता। स्टेट लिस्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, देखिए एनी स्टेट लिखा है मतलब कोई भी स्टेट, has the exclusive power to make law on the matter contained in the state list, स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक आते हैं उन पे केवल स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ पार्लियामेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर कंटेन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो टॉपिक है उन पे दोनों सरकारी कानून बना सकती हैं। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। एंट्री 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक है एंट्री 1, 2, 3 टॉपिक्स के नाम, इनमें एंट्री नंबर 82 पे इनकम टैक्स आता है। यूनियन लिस्ट दैट इज लिस्ट इन फर्स्ट इन 7 शेड्यूल टू आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन टैक्स ऑन इनकम, पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो इनकम पे टैक्स ले सकता है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर मतलब कृषि पर अगर एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लेना है तो उसका राइट स्टेट को, वो स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, तो इसलिए स्टेट लिस्ट के एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स लेना है वो तो स्टेट डिसाइड करेगा,
वो केंद्र सरकार डिसाइड नहीं कर सकती। हाँ, और इनकम पे अगर कोई टैक्स लेना है तो उसका एक्सक्लूसिव राइट किसके पास में है? यूनियन लिस्ट का टॉपिक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एज पर एंट्री 82, यानी एंट्री 82 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनकम टैक्स पे किसी भी इनकम पर इनकम टैक्स ले सकती है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम, कृषि पे कोई टैक्स लगाना है तो उस पर स्टेट को राइट डिसाइड करना है, स्टेट का टॉपिक है। वैसे नॉलेज के लिए आपने सुना होगा या आगे पढ़ेंगे कि जनरली एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है इंडिया में। कृषि से अगर कोई फार्मर है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है, उससे कुछ कमाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगता। ऑल्दो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि फार्मर किससे माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा बहुत एंड में। पर अभी आप इतना ही समझ लें कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। अब इनकम टैक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है, क्वेश्चन उठता है कि भारत में इनकम टैक्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो आपको यहाँ पढ़नी है आगे। इन्होंने ये दे रखा है एक ब्रीफ चार्ट, वैसे हर टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ना है। 5 कंपोनेंट है इनकम में टैक्स एक्ट में जो आपको समझने, सबसे पहले तो खुद इनकम टैक्स एक्ट आपको समझना है जो आप पढ़ रहे हैं फिलहाल। एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे। फिर इनकम टैक्स रूल्स क्या होते हैं वो भी आप पढ़ रहे हैं। आपको सर्कुलर नोटिफिकेशन क्या होता है ये आप पढ़ेंगे, और लीगल डिसीजन, कोर्ट जो डिसीजन देता है, ये 5 कंपोनेंट आपको पढ़ने हैं इस बुक में। अगर आपको इनकम टैक्स को ढंग से समझना है तो ये 5 कंपोनेंट आपको पढ़ने हैं। तो एक एक करके डिटेल में हम इनको समझते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 की बात करेंगे। 1961 में बना था। एक्ट कैसे बनता है वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, यानी 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बना था। अभी आप पढ़ेंगे इसमें हो गया 1 अप्रैल 1962 से पूरे भारत में अप्लाई हो गया था। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि ऐसा 61 से पहले नहीं लगता था इनकम टैक्स? नहीं, तब भी लगता था, पर वो ब्रिटिश एक्ट था, क्योंकि हम उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी 47 से पहले तो इंडिया में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स एक्ट बना रखा था वही अप्लाई होता था इंडिया में। फिर हमने उस ब्रिटिश एक्ट को अबॉलिश किया, ख़त्म करके हमने एक नया एक्ट बनाया जिसको हमने इनकम टैक्स इन 1961 नाम दिया, और यही अभी एग्जिस्टेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में यही चल रहा है। द लेवी मतलब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इन दिस बुक वी शैल वेरीफाई द रेफर टू दिस एक्ट। हम इस एक्ट को ही पढ़ेंगे। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। होल ऑफ इंडिया मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये अप्लाई होता है। किसी भी स्टेट को एग्जेम्पशन नहीं, सभी जगह आप अगर इनकम करते हैं अर्न तो टैक्स तो देना पड़ेगा। इट केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1962। भले ये बना 1961 था पर अप्लाई किया गया था इसे 1962 से इंडिया में। इट कंटेन सेक्शन 1 to 298 एंड शेड्यूल 1 to 14। इसमें सेक्शन 1 से 298 है, 23 चैप्टर हैं, और शेड्यूल मतलब सूचियां हैं 1 से लेकर 14। आप एक्ट कैसे बनता है आप पढ़ चुके हैं, वैसे मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उससे ज़रूर आप देख लेना ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्ट कैसे बनता है। एक्ट बनता है, बनने के बाद एक्ट चैप्टर्स में बटा होता है, चैप्टर सेक्शन में बटे होते हैं। तो 23 चैप्टर हैं इनकम टैक्स एक्ट में टोटल। जैसे आपकी बुक में चैप्टर होते हैं 1 2 3, ऐसे एक्ट में भी किसी भी एक्ट में चैप्टर होते हैं। चैप्टर सेक्शन में बटे होते हैं कि इतने से इतने सेक्शन में वो इस चैप्टर में आएंगे, इतने से इतने सेक्शन इस चैप्टर में आएंगे। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें 23 चैप्टर हैं, और सेक्शन 1 से लेकर 298 सेक्शन हैं, और जो सूचियाँ हैं, शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ, वो 1 से लेकर 14 तक हैं, 1 to 14 तक हैं। अब क्वेश्चन उठता है ये सेक्शन क्या होता है सर? क्वेश्चन यहाँ पे ही होता है, देखिए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए ये एक्ट होता है। एक्ट किस में बटा होता है? चैप्टर में। चैप्टर बटे होते हैं सेक्शन में, और सेक्शन में जो लिखा होता है उसे प्रोविज़न बोलते हैं कि इस सेक्शन में ये प्रोविज़न दिया हुआ है, ये चीज़ दी गई है। तो अभी सेक्शन कैसे होते हैं? जैसे सेक्शन लिख दिया 2, ऐसे पढ़ना सीखिए सेक्शन। जैसे सेक्शन 2 अब ये लिखा हुआ है सपोज आपके में, तो इसे रीड कैसे करेंगे? ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 1, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 उसका 1 पार्ट, और सब क्लॉज 1 धारा 2 की उपधारा 1 का उपवाक्य 1। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 भी हो सकता है, कई बार क्लॉज भी होता है यहाँ पर। जैसे सेक्शन लिख दिया मैंने ऐसे, और ये 2B, तो ये सेक्शन 2 और क्लॉज 2B से क्लॉज भी बोल सकते हैं। ये सब सेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन उठता है सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें सेक्शन के बाद ये सब सेक्शन है या क्लॉज है? फिर रीड करते टाइम तो हम ऐसे कर रहे हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 1
और सब क्लॉज 1। अब यहाँ पे आप पढ़ रहे हो सर सेक्शन 2 सब सेक्शन 2B, ये सब सेक्शन 2B क्यों नहीं हो सकता, क्लॉज कैसे है? तो ये क्लॉज और सब सेक्शन में आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए। सेक्शन ये मतलब पॉइंट्स हैं, जैसे अपन कोई थ्योरी लिख रहे हैं, कोई आंसर लिखते हैं तो हम पॉइंट देते हैं 1 2 3 4, ऐसे एक सेक्शन है 2, इसमें बहुत लंबा पैरा बन जाता है, इसलिए गवर्नमेंट इसलिए एक्ट मेकर पॉइंट देते हैं 1 2 3, यानी सब सेक्शन इसका फर्स्ट पॉइंट, सब पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, ऐसे ही सेक्शन होते हैं। तो ये पता कैसे चलेगा कि इसके बाद ये सब सेक्शन है या क्लॉज है? तो इसको समझने के लिए हम इसमें रीड करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा तो आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस के बारे में और फिर आगे पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये कंटिन्यू रहेगी क्लासेस, डे टू डे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इनकम टैक्स ICAI के मॉड्यूल को हम कवर करेंगे, GST और इनकम टैक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।